दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है बदलाव सफलता की कुंजी। मध्य भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है और वह प्रयोग है इन्वेस्टर समिट का। आजकल यह चलन में है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अब राज्यों के स्तर पर इस प्रकार के समिट किए जाते हैं। बहुत से लोगों को आमंत्रित किया जाता है और विशेषकर व्यापारी वर्ग को इस बात को समझने के लिए कि क्या कोई नए आयाम तय किए जा सकते हैं और रोजगार के नए साधन जुटाए जा सकते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये गुजरात मॉडल का रेप्लिकेशन है, जहां प्रदेश की जनता, मध्य भारत की जनता इससे खुश है और बार बार ये कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए के नए निवेश होंगे, वहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये तो तय है। परंतु साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मन में हैं और बेहतर होगा कि इसी समय उनको चर्चा में लाया जाए। पहला प्रश्न यही है कि क्या पैसे और संसाधन सफलता की गारंटी है? क्या पैसों की कमी इसके पहले कभी रही? क्या संसाधनों की कमी इसके पहले रही? मध्य प्रदेश उन चंद राज्यों में रहा है जहां पर राजनीतिक स्थिरता पिछले 20 से 25 वर्षों से बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उन्होंने एक बीमारू राज्य को बेहतर बनाने में निरंतर कार्य किया। और ये तुलना जब अधूरी रह जाती है जब हम इसे गुजरात से, जो कि लगा हुआ ही राज्य है, उससे तुलना करते हैं। तब ये प्रश्न उठता है कि इसकी प्रगति उतनी बेहतर क्यों नहीं हुई। और ऐसे समय में यह प्रश्न के साथ में यह तय हो जाता है कि सिर्फ संसाधन होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति होना और पैसे केवल हो जाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है दृढ़ निश्चय और परिश्रम। ये दृढ़ निश्चय उन लोगों में भी होना आवश्यक है जो इस प्रकार के निर्णयों को फॉलो कराने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रशासनिक इच्छा शक्ति की। ऐसे एमओयूज बहुत बार हुए। अगर पिछले 10 या 20 वर्षों के इसी प्रकार के समिट्स को जोड़ा जाए और उसके आउटकम्स के ऊपर बात किया जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि लोगों को आकर्षित कर लेने के बाद भी कुछ कारण हो रहे होंगे जिसके कारण वे मूर्त रूप में नहीं बदले। पर समीक्षा इस बात की भी की जानी चाहिए कि क्या जो लोग आए वह कुछ गलत सोच कर आए या उनसे गलत वादे किए गए थे जो शासन और प्रशासन ने पूरे नहीं किए, या यहाँ आने के बाद उन्होंने थोड़ा प्रयास किया 10%, 20%, या किस स्तर पर जाकर वे वापस लौट गए। इस समीक्षा को करते समय संसाधनों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए और इन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है वे लोग जो इन उद्योगों में काम करने वाले हैं। आज विश्व आईटी के दम पर चलता है। मध्य प्रदेश में 80 से 100 कॉलेज किसी भी बड़े शहर में होना कोई बड़ी बात नहीं है, विशेषकर इंजीनियरिंग के और ऐसे कोर्सेज के जो आईटीआई से संबंधित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनमें जो लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वे इस क्वालिटी के हैं? क्या वो उद्योगों को मदद कर पा रहे हैं? बीच में कितनी ही बार ऐसे प्रयास किए गए कि यहाँ के इंजीनियर्स को या यहाँ के दूसरे टेक्निकल लोगों को दूसरे राज्यों में काम के लिए भेजा जाए। नतीजा क्या हुआ, इस बात के जानकार आपको संभवतः बता देंगे। वही समीक्षा जो मैं पूर्व में कह चुका हूं कि अगर 10 या 20% प्रयास करने के बाद वे बड़ी कंपनियां जो आने के लिए एमओयू करके गई थी और नहीं लौटी, वही आज भी हुआ, तो आज की यह एक्सरसाइज शायद फिर बेमानी ना हो जाए। ज्ञान और कौशल, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो अलग अलग हैं।
हम शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या वह शिक्षा ज्ञान में परिवर्तित हो रही है? क्या वह कौशल में परिवर्तित हो रही है? क्या वे लोग जो आज कॉलेज में आना नहीं चाहते, वे उस नौकरी के लायक हैं भी? तो फिर बाहर से लाकर इंजीनियर्स हों या दूसरे सपोर्ट स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ या अन्य किसी क्षेत्र के व्यक्ति, वे कितना आपको मदद कर पाएंगे? इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए सकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी कोई कमी भी नहीं है। लगभग हर वह व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से सक्षम है, वह चाहता है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग लाएं। मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर उसमें मदद भी करती है। यहाँ राज्य का अपना एक प्लानिंग कमीशन है। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं, आईपीएस हैं और तमाम टेक्निकल लोग हैं। वे हर साल अपने किए हुए काम की समीक्षा करते हैं और एक वार्षिक रिपोर्ट भी देते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स को समझकर राज्य का नीति आयोग हर साल अगले आने वाले सालों के लिए उनका बजट बढ़ाता भी है, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी है, उच्च शिक्षा भी है और तमाम ऐसे उद्योगों के लिए काम है जो एमएसएमई में आते हों या हैवी इंडस्ट्रीज में आते हों। मगर उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक राज्य का दर्जा मिला हो, ऐसा लगता नहीं। कुछ न कुछ संभवतः छूटा रहा होगा और जिसकी समीक्षा की जाना बाकी होगा। ये बात इसलिए इस समय की जानी चाहिए क्योंकि अब आप विश्व के तमाम लोगों को और कम से कम हिंदुस्तान के तमाम बड़े घरानों को आमंत्रित कर रहे हैं। पहले भी किया था, लेकिन अगर ये समीक्षा सही ढंग से पहले कर ली गई होती तो आज हमारा मध्य प्रदेश और भी बेहतर स्थिति में हो सकता था। एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि हमने धीरे धीरे समालोचना के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना भी चाहे तो ऐसा कोई फोरम नहीं बचा है, खासकर मध्य प्रदेश में, जो उसे अपनी बात कहने की जगह देता हो। हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन चर्चा में सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता तो शहर में, राज्यों में घटते छात्रों की संख्या आप तक अवश्य पहुंचती है। हर व्यक्ति को यह ज्ञात होता कि ये तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस खाली पड़े हैं। इनमें बच्चे सिर्फ एग्जाम देने के लिए आते हैं और ऐसा बच्चा या ऐसा इंजीनियर जिसने कभी हाथ में रेत गारा मिट्टी नहीं ली, वो कैसा सिविल इंजीनियर होगा? या जिसने कभी हाथ में एक लोहे और मशीन का टुकड़ा नहीं पकड़ा, वो कैसा मैकेनिकल इंजीनियर होगा? इसको समझना मुश्किल नहीं है। ऐसे समय में जब हम अपने देश के हीरोज को देखते हैं, जहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे या धीरूभाई अंबानी या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने अत्यंत कम संसाधनों में चीज़ों को सीखा, समझा और आगे बढ़े, और आज विश्व पटल पर इनका नाम देखा जा सकता है और इनके द्वारा तैयार की गई सड़कों पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः इनसे एक बात अवश्य सीखी जानी चाहिए, वह है स्वयं का मूल्यांकन, अंकेक्षण। एक स्वॉट एनालिसिस अगर निरंतर हर स्तर पे होता रहे और उसकी ईमानदारी से समीक्षा हो तो ही इस प्रकार की घटनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अन्यथा पूर्व के आयोजनों के तरीके यह भी कहीं बेकार साबित ना हो। वहीं दूसरी ओर आप किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या को याद करें, ब्लैकबेरी और नोकिया जैसे तमाम बड़े संस्थानों को याद करें या अनिल अंबानी जी का उदाहरण लें। संसाधन और पैसे हर चीज होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने नंबर कम ही किए। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि पैसे, संसाधन जुटा देने से कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता है। अगर एक समीक्षा रिपोर्ट इसके साथ में उन नीति नियामकों के सामने रख दी जाए जिसके कारण पिछले सारे समिट्स उतने प्रभावशाली नहीं रहे,
तो संभवतः यह समझने में आसानी होगी उन नए लोगों के लिए जो आज बड़े उत्साह से इस प्रकार की समिट कर रहे हैं। उन्हें पता होगा कि किस स्तर पर जाकर हम अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं। मध्य प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्रयास किया जा रहा था। 8 से 10 सालों में इन स्मार्ट सिटीज का एक भी प्रोजेक्ट संभवतः पूरा नहीं हो पाया है, और इसमें क्या कमियां रह गई, कहां पर प्लानिंग गड़बड़ाई या कहां पर संसाधन गड़बड़ाए, यह भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर नए उद्योगों का आना मुश्किल होगा। हम उन तमाम लोगों को जो बाहर से आकर्षित कर रहे हैं उनको यहाँ रोक पाना कठिन होगा। बात जब मध्य प्रदेश और मध्य भारत की हो तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करना अत्यंत प्रासंगिक है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, ऐसी जगह पर अगर दूसरे उद्योगों की बात की जा रही है तो यह समझना कठिन नहीं कि जब जो यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें अगर हम अग्रणी राज्य नहीं हैं तो जो अनुपलब्ध चीज़ें हैं उनके अंदर काम करना कितना कठिन होने वाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बगैर कोई भी जनसंख्या बेहतर कार्य नहीं कर पाती है। मुझको ऐसा लगता है कि भारत में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेहतर है तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं है। अगर आप ड्रॉप आउट परसेंटेजेस को देखें तो 8वीं, 10वीं और 12वीं में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों का प्रतिशत ये बताता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति गंभीर है। अगर 100 बच्चे कक्षा पहली में आते हैं तो मात्र 20 बच्चे कॉलेज जाते हैं, और इनमें अधिकतर वो बच्चे हैं जो BA, BSc, BCom कर रहे होते हैं, और इनको कोई नौकरी देना अत्यंत कठिन है। इसके अलावा ये वे बच्चे भी हैं जहां पर 3 से 5 हजार बच्चे कॉलेज में हैं, लेकिन अटेंडेंस 10% भी नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इससे भी दयनीय है। हमने PHCs और ANM कार्यकर्ताओं पर इतने अधिक निर्भरता बना ली है कि ऐसे समय में हम ये तय नहीं कर पाते कि अगर कोई महामारी या प्रकोप हमारे पास आए तो हम उसे किस प्रकार संघर्ष करेंगे। और इन चीज़ों के बगैर कम से कम प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बना पाना अत्यंत कठिन होगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यहाँ कई ऐसे जनप्रतिनिधि आपको मिल जाएंगे जो अपने क्षेत्र में 5 से 6 बार के विधायक हैं, और उसके बावजूद भी उनके क्षेत्रों में बहुत अच्छे उद्योग नहीं लगे। संभवतः इस बात की समीक्षा भी की जा रही है और उन जनप्रतिनिधियों से ये प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या आपके क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, क्या राज्य सरकारों ने कभी आपके यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने के लिए मना किया, क्या आपने इस प्रकार की कोई इच्छा शक्ति बताई, क्या किसी प्रकार का सहयोग आपको राज्य के औद्योगिक विभाग से चाहिए था जो नहीं मिला। अगर सब कुछ ठीक था तो इन क्षेत्रों में अच्छी औद्योगिक इकाइयां क्यों नहीं लगी, या ऐसे खाद्य प्रसंस्करण के कारखाने क्यों नहीं लगे, इसका जवाब इन जनप्रतिनिधियों से लिया जाना चाहिए। एक बड़ी समस्या इन जनप्रतिनिधियों का स्वयं का बहुत बेहतर शिक्षित नहीं होना भी है। सवाल अक्षर की शिक्षा की नहीं है, मगर कम से कम यह तो समझना ही होगा कि आगे आने वाला समय अगर जो चुनौती दे रहा है उतनी चुनौती को समझने के लिए आपको कुछ नई ट्रेनिंग्स लेनी होंगी। चुनाव जीत जाना, संगठनों पर अपना कब्जा कर लेना, या सिर्फ मुफ्त के जो राशन या पानी दिए जा रहे हैं उनको ईमानदारी से बंटवा देना ही काफी नहीं है। संभवतः यह समिट इस बात के लिए है भी नहीं। अब जो प्रतिस्पर्धा में हम उतरने जा रहे हैं वो तभी पूरी होगी जब इन जनप्रतिनिधियों को नए तरह से शिक्षित और ग्रूम किया जाएगा। इनमें भी एक होड़ होनी चाहिए कि क्यों नहीं एक कारखाना मेरे क्षेत्र में लगता है, क्या चीज चाहिए जो मैं ला कर दूं जिससे मेरे क्षेत्र में एक बड़ा कारखाना लगे। लेकिन ये करने के पहले अपने क्षेत्र के संसाधनों की और जनसांख्यिकी की चर्चा उन्हें करनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम हो या प्रति परिवार की आय उनको पता होनी चाहिए।
जिससे वे आज नहीं तो आज से 5 साल बाद ऐसे कॉलेजेस या ऐसे एग्रीकल्चर या तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम कर सके जो आज नहीं तो कल उन्हें मदद करे। मध्य प्रदेश आज भी अपने 70% ऐसे लोगों पर निर्भर है जो सरकारी योजनाओं से, पीडीएस सिस्टम से दान का अन्न लेते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे कोविड और इन सब के आने पर सोनू सूद और दूसरे लोग बाहर से आकर मदद करते रहे। उन सभी को धन्यवाद है, उनकी मंशा भी ठीक है और आज जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत भी करना है, लेकिन उसके साथ में हमको स्वयं आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। उन राज्यों में जहां पर राजनीतिक स्थिरता है उन्हें नए सिरे से धैर्य के साथ बैठकर एक बार यह समीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए कि हम पीछे कहाँ चूके और अब की बार यह गलती ना हो, क्योंकि संभवतः समय बार बार यह मौका ना दे। कुछ पुराने लोग बदले जा चुके हैं और कुछ आज हैं जिनको मौका मिला है, और अगर उन्होंने भी अपना समय गंवा दिया तो वे भी बदले जाएंगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन आपका नाम जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है वह संभवतः अपने आप को अंकित न कर सके। इसलिए एक बार फिर समीक्षा करें और उन कारणों को जानने का प्रयास करें जिनके कारण संसाधन, पैसा, इच्छा शक्ति सब होने के बावजूद भी पुरानी समिट्स के रिजल्ट उतने बेहतर नहीं निकले और उतने बड़े कारखाने मध्य प्रदेश में नहीं लग पाए और 8 से 10 शहरों के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां पनप नहीं पाई। इनकी चर्चा करें और विशेष रूप से इसमें बुंदेलखंड को समझा जाना चाहिए, जहां की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अभी प्रधानमंत्री और अब राष्ट्रपति बुंदेलखंड जा रहे हैं। संभवतः यह भी इस बात का द्योतक है कि अब उन्हें स्वयं सारी स्थिति अपने हाथ में लेनी पड़ रही है। वहां स्थितियां बेहतर नहीं है और अगर हर राष्ट्र का व्यक्ति बुंदेलखंड के बारे में सोच रहा है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जा रहे हैं, तो बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधियों को बैठकर अलग से ये समीक्षा करनी चाहिए कि वे ऐसा क्या करें जिससे अधिक से अधिक उद्योगपतियों को वहां आकर्षित किया जा सके। धन्यवाद।